पूरी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के अलावा एक और प्रजाति होती है जिसे हम किन्नर कहते हैं। और किन्नर वर्ग अपने अधिकारों के लिए मुख्य धारा में अपने वर्ग को लाने के लिए सालों साल से प्रयासरत है और भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने उनको एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है और उन्हें सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की एक श्रेणी में रखा गया है। यह इनके लिए एक राहत की खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। हम इस समय खड़े हैं मुंबई के विक्रोली और पार्क साइड के बीच में स्थित अमृत नगर का इलाका है और यहां पर प्रख्यात किन्नर मां ट्रस्ट जो काबीज है और उसके परचम तले बड़ी संख्या में किन्नर वर्ग इनके सदस्य हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। और किन्नर मां ट्रस्ट जो है वो अरसे से इनकी लड़ाई लड़ते आ रही है। आपको बता दें 20 सितंबर 2017 माफ कीजिएगा 20 सितंबर 2014 को किन्नर मां ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और उनकी सर्वे सर्वा हमारे साथ है। हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ यहां पर आए और अपनी बातों को अपने मुखारबंद से प्रशासन को जो पहुंचाना चाहते हैं वो इन 24 न्यूज के माध्यम से वो अपनी आवाज वहां पहुंचा सकते हैं। और हमारा वादा है कि अगले 27 मिनट तक बिना कट किए इनकी बातों को हम अपने कैमरे में न सिर्फ कैद करेंगे बल्कि सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी और सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम तक इनकी आवाज पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले सलमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार संजय जी, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि सेकंड टाइम ये चौपाल लगाई है और मैं आपको तहे दिल से, आप हमारे बड़े भाई हो और इन 24 न्यूज़ का भी मैं मन से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समय समय पे लोगों की समस्याओं को सुना है और उसे उसे समस्याओं को समझने की कोशिश की और बड़े अधिकारियों तक पहुँचाया है। तो धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सलमा जी आपसे यह है, किन्नर मां ट्रस्ट का संचालन जब से आप कर रहे हो और आज वर्तमान में जो स्थिति से ये देश गुजर रहा है, कभी ऐसी आपने कल्पना की थी कि ऐसा वक्त आएगा? नहीं, देखिए, हमारा समाज एक दुर्लक्षित समाज है जो 70 वर्षों से अधिकारों से वंचित है। तो मैं भी उस समाज से ही आती हूँ। फिर मैं उस समाज में जब आती हूँ 1986 में मैं इस समाज से जुड़ती हूँ। फिर मेरा अनुभव तो बहुत कुछ कहता है इस समाज के बारे में। कुछ किन्नरों को माँ बाप घर से निकाल देते हैं, कुछ किन्नर अपना घर खुद छोड़ देते हैं बदनामी के डर से। तो ये सब समस्याओं का एजुकेशन इनकम्प्लीट होता है, तो फिर उनको आरोग्य सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके पास आईडी प्रूफ्स नहीं होते हैं। फिर उस वजह से फिर वो किन्नर समाज में आ जाते हैं। फिर किन्नरों में अच्छे लोग मिलेंगे तो उनको अच्छा ज्ञान देंगे, एजुकेशन देंगे, सपोर्ट देंगे। और यदि फिर ऐसे होता है तो फिर उन्हें स्लम एरिया में घर भाड़े पे लेना पड़ता है, गंदगी में रहना पड़ता है, उसके कारण वो बीमार पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मैंने अनुभव देखा है पिछले 30 सालों में। और इसलिए हमने किन्नर मां ट्रस्ट 2014 में रजिस्टर की थी, जो एक शेल्टर होम के लिए काम कर रही थी, जो आश्रम की मांग सरकार से रख रही है बार बार और आज भी रख रही है। ये गुलाबी रंग हमें एकजुट करता है हमारे अधिकारों की मांग रखने के लिए। इन्होंने गुलाबी रंग की बात करी है तो हम आपको बता दें, मुंबई के गुलाबी गैंग से तो आप परिचित होंगे लेकिन उसके कार्यों से अनभिज्ञ होंगे। हम आपको बता दें कि समय समय पर यह गैंग जरूरतमंदों के लिए आगे रहता है और ये सरकार और जो गरीब और कुचले शोषित तबके के जो लोग होते हैं उनके बीच में कड़ी बनने का भी काम कर रहा है, जबकि खुद के अधिकारों की लड़ाई ये सालों साल से लड़ रहा है। सलमा जी, एक बात बताइए, किन्नर वर्ग को आज सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हो रही है? देखिए, अभी महामारी की पहले तो बात रखूंगी कोविड-19 की। जब से मार्च महीने से कोरोना वायरस आया, ये महामारी, ये आने के बाद हमारे समाज तो एक दुर्लक्षित समाज है और उनकी दुर्गतियाँ ज़्यादा बढ़ गई। महामारी के काल में उन्हें खाने को राशन नहीं था, मास्क, सैनिटाइज़र जैसी चीज़ों से वो एकदम अपरिचित थे और वो घर में अपने आप को कैद में थे। तो उस समय पे और किन्नरों के ऊपर होने वाले अत्याचार, जस्टिस फॉर किन्नर, जो हरेसमेंट किन्नरों पे हुए हैं, वो इतने विविध प्रकार के हुए कि जो मैं आपको बता नहीं सकती। कोविड के काल में
हमारे साथ अलग अलग तरह के हरेसमेंट हुए हैं। किसी किन्नर को मास्क सैनिटाइज़र बांटने गए तो कुत्ता छोड़ दिया बदन पे कि हमें किन्नरों का मास्क सैनिटाइज़र नहीं चाहिए, हमारे इतने बुरे दिन थोड़े, हम मरना मंजूर है लेकिन हम मास्क सैनिटाइज़र किन्नरों से नहीं लगाएंगे। कि आप उनकी बेहतरी के लिए उनको दे रहे हो। दे रहे थे जबकि लोग जा रहे थे मुंबई से दिल्ली से घर छोड़ के, तो हम हेल्पेज इंडिया ने हमें खिचड़ी के 100-200 पैकेज 300 पैकेज रोज़ दिए थे। तो हमारे जो 150 नेबर से किन्नर से लेके बच जाता था, वो हमें ना जो भी बस में यात्री जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो हम उन तक पहुंचाने को वो मास्क सैनिटाइज़र और राशन खाने की खिचड़ी के पैकेज दे रहे थे। सलमा जी की जो बात है उसको मैं संक्षेप में यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे साथ और अन्य भी कई किन्नर भाई हैं और हम इनसे बात करेंगे। राजनीतिक हलकों में किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है और सरकार के चूल्हे हिलाने के लिए नारेबाजी की जाती है। किन्नर वर्ग का भी एक नारा है। हम किन्नर मां ट्रस्ट की अध्यक्षा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा नारा है। किन्नरों के अन्न वस्त्र निवारण का और उनके हकों की लड़ाई का। तो एक किन्नर पे अत्याचार, सब किन्नरों का पड़ेगा भार। एक किन्नर पे अत्याचार, सब किन्नर का पड़ेगा भार। एक किन्नर पे अत्याचार, सब किन्नरों का पड़ेगा भार। एक किन्नर पे अत्याचार, सब किन्नरों का पड़ेगा भार। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक किन्नर पर अत्याचार, सभी किन्नरों का पड़ेगा भार, ये इनका नारा है। इस नारे को लेकर ये आगे चले हैं। आपसे जानना चाहेंगे, काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव पूजा आहे. आता वर्तमान जी परिस्थिती आहे त्याच्या संदर्भात काहीतरी बोला. वर्तमान आता कोविड-19चं चालू आहे हे महामारी, तर सरकारने आमच्याकडे बिलकुल लक्ष दिलेलं नाही आहे. आणि राहिली गोष्ट कोविडच्या याच्यामध्ये करोनाची, तर जरुरी नाही की ते फक्त मानवालाच झाली आहे. नाही, माणसाला आणि बाईलाच नाही तर किन्नरांना सुद्धा झालेलं आहे. आणि किन्नराला ज्या वेळेला तिकडनं उचलून क्वारंटाईन करण्यासाठी घेऊन जात होते त्यावेळेला एवढं मिसबिहेव झालं आमच्याबरोबर की विचारू नका. आणि जेव्हा आम्ही त्यांच्याबरोबर गेलोही तर आम्हाला बायकांमध्ये ठेवायचं का माणसांमध्ये ठेवायचं आहे हे असेही प्रश्न भरपूर उद्भवले. पण आम्ही त्यांचा हे एकदम लढून आहे ना आमचे अधिकार आम्ही घेतले. पण जेव्हा करोनाच्या काळामध्ये जेव्हा क्वारंटाईन झालेले किन्नर होते, जेव्हा तिकडनं जे व्यक्ती लोक जेवण घेऊन यायचे तेव्हा ते आम्हाला बघून हसायचे. का हसायचे? का आम्हाला मन नाही आहे, आमच्या भावना दुखावल्या जात नाही का? तुम्ही आम्हाला बायकांमध्ये ठेवलं, तुम्ही आम्हाला पुरुषांमध्ये ठेवलं, आम्ही ह्या साडीवरती राहते आणि तुम्ही मला माणसांमध्ये ठेवता, याचा अर्थ नाही. याचा अर्थ काहीतरी निघतो ना. आणि सांगता की तुम्ही पब्लिक टॉयलेटला जाऊ नका, तुम्हाला तिकडे सेपरेट टॉयलेट भेटेल. पण तिथे 70 जण आहेत आणि 70 जणांना एकच टॉयलेट तुम्ही देत आहेत, एक लेडीजसाठी आणि एक जेंट्ससाठी. तर मग हा कुठलं सफाई अभियान चालू आहे तुमचा? लोकांना तुम्ही सांगता. आणि राहिली गोष्ट किन्नरमा काल झगडते शेल्टरसाठी. आता तुम्ही सांगताय परिस्थिती काय होती, तर मी सांगते, माझा अनुभव मी सांगते की जेव्हा माझं स्वतःचं रूम नाही आहे, मी भाड्याने राहते. आणि भाड्याने राहिल्यानंतर सरकारने सांगितलं होतं की जे पण भाडेकरू आहेत त्यांच्या मूलभूत गरजा ज्या होत्या, जी लाईट होती, जे पाणी होतं आणि जे भाडे होतं रूमाचं, ते सुद्धा आमच्याकडनं मागितलं गेलं आहे. आमचं डिपॉझिट होतं ते सगळं जप्त झालं. आणि आज आम्ही किन्नर माच्या पाठीमागे याच्यासाठीच उभे आहेत की का? कारण की त्यांनी शेल्टरची माग केलेली आहे. वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम आहे, बायकांसाठी आहे, माणसासाठी आहे, किन्नरसाठी का नाही? कारण की परिस्थिती बोलून येत नाही, परिस्थिती ही अचानक येते. आणि आम्हाला स्वप्नातही कळालं नव्हतं, समजत नव्हतं की करोना हा कसा आला आणि कसा जाणार. तरी पण आम्ही ह्याच्यासाठी किन्नर मासाच्या मागे उभे आहेत की आम्हाला शेल्टर द्या, आम्हाला कुत्र्याची मोहत नका देऊ, आम्हाला असं कुत्र्याचं जगणं नका देऊ. जर तुम्ही आमच्याकडनं वोटिंगचा अधिकार घेऊ शकता तर तुम्ही आम्हाला राहण्याचाही अधिकार द्या. तुम्ही दुनियाला एवढे मोठे मोठे बिल्डिंगे बनवतात, तुम्ही खाली जागेवरती हिरो हिरोईनी लोकांना देता का? त्यांच्याकडनं पैसा भेटतो म्हणून. आणि आम्ही का समाजाचं काही लागत नाही आहे. आज वृद्ध HIV पॉझिटिव्ह आहेत, वृद्ध आहेत, हँडिकॅप्स आहेत, जे बेगिरिंग करतं, भीक मागतात, कोणी सेक्स वर्क करतं, कोणी मागायला जातं. पण त्यांना जर त्यांच्याकडे पैसेच नाही तर मग ते जाणार कुठे? आणि किन्नरमा हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की तुम्ही शेल्टर आम्हाला द्या. याच्यासाठी द्या की जे HIV पॉझिटिव्ह आहेत, जे हँडिकॅप्ड आहेत आणि जे वृद्ध आहेत त्यांना घरं नाही आहेत, ते भाड्याने राहतात.
म्हणून आम्हाला ते शेल्टर पाहिजे आणि त्याचाच आम्हाला अधिकार पाहिजे आणि कोण म्हणणार देणार नाही आणि घेतल्याशिवाय राहणार नाही. किन्नर मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एक किन्नरवर अत्याचार, सर्व किन्नरचा पडेल भार. एक किन्नरवर अत्याचार, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो. मांगे किसानों की हो, मांगे इनकी बुनियादी सुविधाओं की हो. इन्होंने एक एक कर अपनी बातें हमारे कैमरे के सामने रखी और हम इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, लेकिन हाँ, किसी के हक के लिए यदि कोई गलती होती है तो ऐसी गलती हम 100 बार भी करेंगे. हमारे मित्र हैं और हमसे काफ़ी करीब हैं, अपनी बात ये कैमरे के सामने रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आज ये हिचकिचाएंगे नहीं, चूंकि आज का वक्त बहुत बड़ा है. आपको बता दें कि कोविड-19 एक ऐसा काल रहा भारतवर्ष के लिए जो नासूर के समान रहा. लोगों ने ये कल्पना तक नहीं की थी कि एक ऐसा वक्त आएगा जहां जिस नगरी में वो रोजी रोजगार के लिए कई हजार किलोमीटर दूर से अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे, तो कोविड-19 जैसी एक वैश्विक महामारी उनके बढ़ती रफ्तार को कम कर देगी और उनके सामने सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो होगी 2 जून के रोटी की. और इसी के चलते इस शहर से पलायन कर गए वो तमाम पर प्रांतीय जिन्हें प्रवासी मजदूर कहते हैं, जिन्होंने अपने तपती धूप में अपने पसीने से इस आर्थिक राजधानी मुंबई की गति को सींचने का काम किया. लेकिन दुर्भाग्य कि कोविड-19 काल में उन्हें पैदल ही 2000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा. और खासकर किन्नर मां ट्रस्ट जो उनके लिए मील का पत्थर बना और ये पूरी कोशिश की कि भूखों को रोटी दी जाए, सामाजिक दूरी के बाद प्रति लोगों को जागरूक किया जाए. मास्क कैसे लोगों के बीच में इन्होंने वितरित किया है, आपने कैमरे पर इनसे सुना. कुछ लोगों ने हीनतावश इनके द्वारा दिए गए मास्क को नहीं लिया, ये कह के कि हमारे दिन इतने बुरे नहीं है कि हम किन्नर से मास्क लें. हमारे साथ आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशा है. आशा, मुझे आप अपना वो मंजर शेयर कीजिए जब आप मास्क का वितरण कर रहे थे और किसी ने आपके साथ गलत बात की. नमस्ते, मेरा नाम आशा है. मैं किन्नर मां में एक वॉलंटरी बल के काम करती हूँ और इस महामारी के परेड में जब यहाँ लोग भूखे मर रहे थे, लोग फांसी ले रहे थे, लोग जान ले रहे थे और घर दार छोड़ के, मुंबई छोड़ के अपने अपने गांव जा रहे थे, जब उनको ट्रेन नहीं थी, उनको खाना नहीं था, भूखे प्यासे लोग जा रहे थे, उस वक्त पे हमारी किन्नर मां ट्रस्ट आगे दौड़ के आई और कहाँ से मांग के राशन लाया, खाना लाया. तो हम लोग वो राशन, सैनिटाइज़र, मास्क जब बांटने जा रहे थे स्टेशनों पे, स्टैंड पे, पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में, पेट्रोल पंप पे जब बांटने जा रहे थे, तो उस बांटने वक्त जब हम बांट के घर पे आ रहे थे, उस वक्त पे एक इंसान अपना कुत्ता लेके रोड पे टहलने निकला था. शाम के कुछ 7 बजे रहेंगे, तो टहलने निकला तो उसके मुंह पे मास्क नहीं था. हमने कहा कि ये मास्क लगाइए, ये लीजिए, आप मास्क पहनिए, ऐसे बिना विदाउट मास्क मत घूमिए. तो उसने कहा कि हम किन्नरों के हाथ से मास्क नहीं लेंगे. क्यों, ऐसे क्या बात है, हम थोड़ी क्या उसमें कुछ लगा के दे रहे हैं, हम भी तो इंसान हैं. तो बोले नहीं, किन्नरा के हाथ से नहीं लूंगा, मर जाऊंगा लेकिन किन्नरों के हाथ से. मतलब आपके घर पर बेटा पैदा होगा तो आप किन्नर के हाथ से जरूर आशीर्वाद लेंगे, लेकिन इस बुराई के समय में, इस वैश्विक महामारी के दौरान जब ये आपकी बेहतरी के लिए आपको मास्क देंगे तो आप इनसे मास्क नहीं लेंगे, चूंकि ये किन्नर हैं, लेकिन ये भी हमारे भाई हैं और ये भी समाज का वो हिस्सा है जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहा है. आप एक बात बता रहे थे, आपके साथ जब उस व्यक्ति ने इस तरीके से बात की तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? हमें ऐसा लगा कि हम इंसान ही नहीं, हम कोई जानवर है, जानवर से बदतर है. और हम इंसानियत का कोई घटक नहीं है, हमें इंसान होने का कोई अधिकार नहीं है. हम सब कुछ होके कुछ नहीं, सब कुछ होके हम कुछ भी नहीं है. लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान तो हमारी किन्नर मां ट्रस्ट ने ही दिया ना कोविड-19 के काल में. लेकिन हमें लगा हम इंसान ही, हम क्या चीज़ है, हमें कुदरत ने क्या ऐसा बना दिया कि लोगों को हमारी दुआएं पसंद आती है. कुत्ता छोड़ दिया, उसके बाद इनके आंख पे कुत्ता छोड़ दिया, तो इन्होंने, किसी ने कॉल किया तो पुलिस आई. पुलिस ने उस आदमी को कुत्ते के साथ गाड़ी में बिठाया, इनको बोला चलो कंप्लेंट करते हैं. ये बोली जब तक मेरे यात्री भाई भूखे निकल जाएंगे मैं इसके कंप्लेंट में टाइम नहीं घलाऊंगी, आप इसको समझ दे दो. ये तो हो गया एक भाग. ऐसे अनेक अत्याचार हुए हैं, अनेक अत्याचार हुए हैं हम लोगों को. जब हम लोग सोशल फील्ड में काम करते हैं तो आते जाते समय हमारे साथ मॉलेस्ट हुआ,
हमारे साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, हमारे साथ चाकुओं से असॉल्टिंग हुई है। अभी देखिए किसी एक किन्नर को डांस करके आ रही थी, तो उसने जब वो उतरी तभी उसे काट दिया गया चाकू छुरी से, वो भी एडमिट थी। तो देखिए उसे भी अभी तक जस्टिस नहीं मिला है ना, इसे भी मारा गया था, अभी तक जस्टिस नहीं मिला क्या है। नाम है आपका? मेरा प्रियंका अत्री नाम है। मैं मायम में रहती हूँ। मेरा आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया हुआ है। किसने हमला किया आप पर? वो गुंडे ने किया था, वो पुलिस वाले लोग को मालूम है, बागू नगर चौकी में बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में मलाड में। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। पकड़ा ही नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं किया है, 4 साल हो गए हैं। अभी इसका देखो दिन दहाड़े गुंडे ने क्या नाम आके है आपका? पैसे मेरा नाम मांगे, माया लड़की श्रीपद सानप है। मैं सोशल फील्ड में काम करती हूँ। मैं सायन में ऐसे ही काम करती थी, तो गुंडे को मैं हफ्ता लेने के लिए मना करी थी, तो वो वजह से उन्होंने मुझे वार करा है। देखो इधर, ये इधर भी पूरी है, नस कान खराब है, पे, हाथ खराब ये है। पूरा कट गया है मेरा पूरा। दिन दहाड़े 3 बजे वार कर दिया मेरे को। अत्याचार तो हो रहे हैं और पुलिस अन्याय भी कर रहे हैं। पुलिस के पास जाएंगे तो वो मार तोड़ के, पुलिस ने भी ये कोविड में भी मारा है। देखो पुलिसों ने ऐसे एक जन का न्याय के लिए हम लोग गए थे, बलात्कार हुआ था उसके लिए, तो पुलिस वाले ने मुझे मार के 7 महीना में चल नहीं सकती थी पैर से, मेरी नस दब ऐसे गई थी। तरीके से बहुत सारे असॉल्टिंग तो कुल मिलाकर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक महकमे में बैठे उच्चाधिकारी हमारे सवालों का जवाब दें। चूंकि किन्नर वर्ग जो है वो एक सवालों की एक लंबी फहरिस्त लेकर हमारे कैमरे के सामने खड़ा है। हम पिछली बार जब गौरी लंकेश नाम के पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उस दौरान भी किन्नर मां ट्रस्ट की ओर से इसका विरोध किया गया था। और आज किन्नर मां ट्रस्ट न सिर्फ कोविड काल में जरूरतमंदों के लिए मील का पत्थर बना, बल्कि आज किसानों की जो मांग लगातार पिछले कई दिनों से हिंसात्मक खबरें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर भी किन्नर मां ट्रस्ट का भी अपना एक अलग रुख है, उनकी प्रतिक्रिया है, वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम एक एक कर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया पाटिल है और मैं किन्नर माँ की प्रोग्राम मैनेजर हूँ। पाटिल जी, कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पे रहती हूँ घाटकोपर। अच्छा, ये बताइए कि किन्नर मां ट्रस्ट में आप कितने सालों से आप इस ट्रस्ट की सदस्य हैं? मैं सलमा जी के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन किन्नर माँ के साथ जब किन्नर माँ का सोच रखा हुआ था सलमा जी ने, उस टाइम से मैं सलमा जी के साथ और किन्नर माँ के साथ जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद आज तक अभी तक मैं किन्नर माँ में काम कर। आप लोगों के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तो खुद की बेहतरी को बरकरार रखना और दूसरा समाज सेवा का जो भाव आप लोगों के अंदर आया है। और आज किन्नर मां ट्रस्ट के परचम तले आप लोग दिन रात अथक प्रयास कर रहे हो। कोविड काल जो गुजरा, जो अभी तक का जो समय आपने देखा, यदि हम मार्च 2020 से अब तक की बात करें तो कैसा वक्त गुजरा आप लोगों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो देखिए कि किन्नर वर्ग जो है वो अभी तक दुर्लक्षित रहा समाज है, वंचित समाज है, और उनकी मांगों को अभी तक सुना नहीं गया है, ना उनकी मांगें पूरी की गई है। कई हद तक एक्सेप्टेंस सोसाइटी में आ रहा है, लेकिन उतने हद तक नहीं आ पाया है। इसकी वजह से अत्याचारों में बढ़ती संख्या भी हमें दिखाई देती है। बात करेंगे कोविड-19 की, तो कोविड-19 के पीरियड में ऐसा हुआ कि हमारे देश के ऊपर ऐसी आपत्ति, इस तरीके की आपत्ति आज तक कभी आई नहीं थी, तो उससे जूझने का तरीका हमें नहीं मालूम था। तो और ऊपर से वंचित समाज होने की वजह से हमें और तरीका नहीं था मालूम कि हम किस तरीके से इस कोविड-19 के साथ लड़ सके और चल सके और उस सिचुएशन को संभाल सके। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े कोविड-19 के पीरियड में। आपको अगर मालूम होगा तो किन्नरों के पास रोज़गारों की कोई सुविधा नहीं है। इसकी वजह से वो या तो बेगिंग करते, बधाई करते, उससे ही जो उनको होता है उससे ही वो अपना रोज़गार चलाते हैं। लेकिन उसमें भी तो एक तकलीफ आपके सामने आती है। यस, तो लेकिन लोकल बंद होने की वजह से, ट्रेनें बंद होने की वजह से और बाकी सब चीज़ें बंद होने की वजह से उनका रोज़गार भी रुक गया था। तो लेकिन नकली किन्नर से भी आप लोग प्रभावित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हाँ, नकली किन्नरों का मुद्दा तो बहुत सालों पहले हमने किन्नर माँ के ज़रिए छेड़ा ही था और वो चालू ही था। तो वो तो एक परेशानी है ही, लेकिन और भी ऐसी कई परेशानियां हैं। एजुकेशन की परेशानियां हैं, रोज़गार की परेशानियां हैं, हमें सरवाइव करने की परेशानियां हैं, हमारे मूलभूत अधिकारों की परेशानियां हैं। सभी जगह से परेशानियां हैं ही, लेकिन उन परेशानियों पर
हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है और वो शायद जब लोगों की सोच बदलेगी, लोग अपने सोच में बदलाव लाएंगे, शायद तभी वो अंकुश हम लगा पाएंगे। बिल्कुल लोगों की सोच बदलेगी। कहते हैं कि जब किसी चीज का आगाज अच्छा होता है तो वो अंजाम भी उसका अच्छा ही होता है, और जब कोई बीज लगाया जाता है तो उसकी बागबानी की जाती है और उसमें कहीं कीड़े ना लगे इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। उसी तरीके से एक राह पकड़ा है किन्नर मां ट्रस्ट ने और उस राह पे चल पड़ी हैं सलमा जी। लेकिन कहते हैं ना कि कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हम अकेले ही चले थे बेजान मंजिल, हम चलते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी कई किन्नर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं जो अपनी बातों को इन 24 न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। कहते हैं मुंबई में जनता नहीं एक भीड़ रहती है, जहां बहाओ वहां बहती है, ये कभी कुछ नहीं कहती, ये दुखों का खजाना है और गमों का समंदर है, और जो इसमें से लूट कर ले जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। आज बात हो रही है किन्नर वर्ग की। अपनी उपेक्षा के चलते ये कितने परेशान हैं, बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, सरकारी सुविधाएं मिल नहीं पाती, और ऐसे में समाज जब इन्हें हीन नजरों से देखता है तो इनके दिल, इनके जहन पर क्या गुजरती है, इसकी एक एक सच्चाई आज इन 24 न्यूज के कैमरे पर ये बताएंगी और हम एक एक करके सबसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नव्या सिंह है। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं इंडिया की पहली मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो कि इंडिया का पहला नेशनल ब्यूटी पेजेंट हुआ था, और किन्नर मां ट्रस्ट से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं ब्यूटी विद पर्पस पे काम करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उतार चढ़ाव देखी हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन जो मोटो है, मेरा मोटो ही यही रहा है कि एजुकेशन अगर है तो इंसान शायद अपने आप को समझ पाएगा, या फिर अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी जो तकलीफ़ें हैं उनको समझ पाएगा। इतने साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, बहुत सारे मौलिक संविधान आए, बहुत सारी चीज़ें आई, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आई। हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक अस्तित्व आया 2014 में कि हाँ देयर इज़ अ थर्ड जेंडर, रिकॉग्नाइजेशंस आया। सरकार ने बहुत सारी बातें कहीं, सरकार ने ये भी कहा कि हाँ ठीक है हम आपको ये मुहैया करवाएंगे, वो मुहैया करवाएंगे, बट जब लेखिक और जो सही जो एक मायने पे बात आती है, हम अभी तक उन सारे जो हमारे जो चीज़ें हैं उनसे हम वंचित हैं। पिछले कई सालों से, पिछले 5-6 सालों से और ना जाने कई सालों से हम शेल्टर होम के लिए काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं। सरकार का कहना होगा क्यों, मेरा कहना होगा क्यों नहीं। आप एक ट्रांसजेंडर को, सबसे पहली बात तो आप उनको एक अलग कैटेगरी में, एक अलग प्रजाति में रख देते हो, डायरेक्टली बोलते हो कि वो एक अलग प्रजाति है। जब आप उनको अलग प्रजाति में रखते हो तो उनके जो सही तरीके हैं, जो उनके रहने सहने का तरीका, आप उनके लिए भी वो मतलब इनिशिएटिव लें। अगर आप वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप खुद को कैसे बोलते हैं कि आप कहते हैं खुद को कि हाँ देश बदलेगा, सरकार बदलेगी। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब एक कहने की बातें हैं। पिछले कई टाइमिंग से किन्नर मां ट्रस्ट एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी एम्पावरमेंट का काम कर रही हैं। जितने भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अपने बारे में पता नहीं, जिस तरह से अभी 1 साल में जिस तरह की हालात रही है कोविड-19 की वजह से, और मुझे तो लगा था कि शायद मैं मेरा दूसरा दिन नहीं देख पाऊंगी, या फिर जो मेरी किन्नर बहनें हैं, जो मेरी ट्रांसजेंडर सिस्टर हैं, न जाने वो इस एक घड़ी में कौन सा रोग हमें लग जाएगा। खबरों को देखकर या
अखबारों को पढ़कर या लोगों से सुनकर? हमारा समाज काफ़ी दुर्लक्षित रहा है, अपनों ने ठुकराया है, गैरों ने भी ठुकराया है, हमारी खुद की कम्युनिटी ने हमें अपनाया है, हमारे किन्नर समाज ने हमें अपनाया है। बट अगर हमारी किन्नर समाज ही डरी रहेगी, हमारा किन्नर समाज कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ और अगर रास्ते में मेरा मर्डर हो जाता है या कोई मेरे पे वार कर देता है, मैं मेरा जस्टिस लेके किसके पास जाऊंगी? अगर मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस मुझ पे केस करेगी कि हो सकता है आपने ही गलत किया होगा। हमेशा सवाल किन्नरों पे ही उठता है, आपने गलत किया होगा। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है क्या वो किन्नर क्या कहना चाहता है, या वो ट्रांसजेंडर को क्या तकलीफ़ हुई है, वो किस चीज़ का रिपोर्ट उसको लेकर के जाना चाहिए या फिर वो पुलिस ने सुनना चाहिए? ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी बार ऐसी हुई है कि मैं मेरे किन्नर बहनों के साथ मैं भी गई हूँ, जब उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। पर जब हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो पुलिस का रवैया जो होता है काफ़ी बेतुका होता है। बेतुका होता है। ये ना वक्त, ये ना आरोप हमारे हैं, ना ये बोल हमारे हैं, ना ये संवाद हमारे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश होगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, आपसे भी दिल से हमारी गुजारिश होगी कि इनकी बातों को आप गंभीरता से लें, क्योंकि ये हमारे ही समाज का एक वर्ग है। इन्हें किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इन्हें एक पहचान दे दिया है और अब उम्मीद है, और इनकी उम्मीदों की कसौटी पर आप कितना खरा उतर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और इन 24 न्यूज़ टेलीविजन चैनल पर इस खबर को तब तक प्रसारित करता रहेगा जब तक कि इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। हमारा एक छोटा सा प्रयास होगा इन्हें अधिकार इनका दिलाना, ये अपने इनके अधिकारों का मानो कोई हनन कर रहा हो। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे एक संक्षेप में बात जानना चाहेंगे। आपने कहा कि शेल्टर होम की मांग कई सालों से आप कर रहे हैं सरकार से, कितनी बार पत्राचार हुआ, रिस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दी 1986 से मैं इस समाज में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा अनुभव काफ़ी कुछ रहा है। तो डरी तो मैं भी थी फासले देखकर, डरी तो मैं भी थी फासले देखकर, पर रुकी नहीं हमारे हौसले देखकर। हमारे हौसलों ने हमें रुकने भी दिया नहीं। तो अभी कोविड के काल में हमने इतने सारे लोगों को राशन और ज़रूरतमंद महिलाओं को और पुलिस को मास्क सैनिटाइज़र दिया है, पोस्ट ऑफिस को दिया है, बैंक्स को दिया है, सबके प्रति हमने मानवता की सोच रखी है। पर क्या हमारे प्रति मानवीय हकों का सोच लोगों ने रखी? क्या हमारी समस्याओं को समझने की लोगों ने कोशिश की? अभी हम मानव होने का सुप्रीम कोर्ट से हमें अधिकार मिला है 2014 में अप्रैल में, तो हमारे मानवीय हक अभी तक हमें मिले हैं, हम 2021 में हैं। तो देखिए, जैसे अभी आपने उनसे पूछा कि आप अखबारों में पढ़कर डर गई कोविड के लिए या आप न्यूज़ देखकर डर गई? हालात देखकर डर गए थे हम लोग। कि हालात उस वक्त है ना कि अपने अपनों की मैयत में नहीं जा पा रहे थे, वीडियो में देखना पड़ रहा था और अपने अपनों की मैयत से बहुत दूर थे। अब रहा सवाल भेदभाव, भेदभाव जो है वो पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों ने किया, ऐसे हम नहीं कह सकते। कुछ उच्च अधिकारी हैं जिनके हार्डवर्क को हम सैल्यूट करते हैं, मुंबई पुलिस के, और उनके वरिष्ठ अधिकारी को हम उनके हार्डवर्क को, मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करते हैं उनके हार्डवर्क को। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने संविधान के धारा 15 का हनन हमारे अधिकारों का किया है, जिन्होंने हम किन्नर होने की वजह से हमारे साथ भेदभाव, थोड़ा सी कहीं विचार ऐसा रखा, उनके विचार में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, जो कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके साथ में हमारी सेंसिटाइजिंग मीटिंग भी हुई थी, हमारी अभिना ने किया, अभिना अय्यर ने किया, हमारी प्रिया पाटिल ने किया, और हम जाकर उनसे मिले भी थे। तो काफ़ी अच्छे अधिकारी हैं हमारे महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस। और ये जो घटनाएं अभी हुई है, हम आशा करते हैं हमें जस्टिस दे जल्द से जल्द, और महामारी के काल में हुई है इसलिए हमें बहुत शर्म आती है। और फिर ये जैसे बोल रही है कि अब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं शिकायत लेकर, तो पुलिस हमें ही पूछती है तुम्हें कैसे मोलेस्ट किया, आपको कैसे रेप हुआ, आपके साथ ये क्यों हुआ? तो क्यों हम इंसान नहीं है? हमें दर्द नहीं होता? हमने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करोगे, मानवीय हकों का हनन होगा? ऐसे नहीं हो सकता है। तो हम भी मानव हैं तो हमारे भी मानवीय हक है, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सभी किन्नरों को न्याय मिले और वो विलंबित ना रहे, और कोविड के काल में जो हुआ वो आइंदा ना हो। इस महामारी ने बहुत कुछ सबक और सीख दी है, तो हमें ऐसे लगता है
सबक एक को सीख हम सबको, तो हम सबको सीखना चाहिए। और इस कोविड के हालात में हमने लोगों तक अपनी मानवता दिखाने का कोई अवसर छोड़ा नहीं। मास्क, सैनिटाइज़र हमने मुंबई के हर एक पुलिस स्टेशन में देने की कोशिश की है और हमने हर एक बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, हर एक जगह पे हमने हमारी मानवता दिखाने की कोशिश की है। हमने 15 से 20 हज़ार किन्नरों तक उस महामारी के काल में राशन दिया है और इसके लिए हमारी किन्नर माँ की ट्रस्ट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मुझे बहुत सारे करुणा योद्धा के अवार्ड मिले किन्नर माँ ट्रस्ट को। और मैं ये चाहती हूँ कि देखो राशन लोगों तक पहुँचा। राशन कहाँ से आया? किसानों ने लाया, तो किसान भाई हमारे लोगों तक नहीं देते, तो डोनर्स राशन हमें महामारी में नहीं देते। तो जब राशन नहीं होता, आज हमारे किसान भाई सड़कों पे हैं, आज हमारे किसान भाई सड़कों पे 2 महीनों से, और उसमें से कितने बूढ़े बीमार किसान हैं जो मर गए, जो कितने बीमार है जो दवाइयाँ खा रहे, वो वहीं खाना बना रहे, खा रहे। तो ये सब हमारे भारत को कहाँ ले जा रहा है? ये सब हमारी महानता को पीछे ढकेलता है। हमें चाहिए कि किसानों की समस्याओं को सुने और 2 महीने हो गए और बिना विलंब किए, ना देरी करते हुए उनके समस्याओं का समाधान करे सरकार और जल्द से जल्द करे 26 जनवरी से पहला। क्योंकि जय जवान, जय जवान, जय जवान, हमारी मांगे, हमारी मांगे कोण म्हणता देणार नाही, कोण म्हणताय देणार नाही, कोण म्हणताय देणार नाही। कुल मिलाकर अपनी बातों को इन्होंने इन 24 न्यूज के कैमरे के सामने रखा। इन्होंने किसान आंदोलन की बात करी, इन्होंने किन्नर समाज के जितने भी लोग हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वे जो उपेक्षाओं के जो शिकार हो रहे हैं। चूंकि एक व्यक्ति का जब दिल टूटता है, उसका मन जब कचोटता है, तो वो तन्हा, एकांत, कुप अंधेरे में बैठकर अपनी जान देने तक की सोच लेता है। लेकिन ऐसे लोगों को इन 24 न्यूज के माध्यम से हम यही कहेंगे, चूंकि इस देश में लोकतंत्र, भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। विश्व के लिए मिसाल है हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान में जितने भी धर्म जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि मसलन के तौर पर हमने बताया, यहाँ पर भी कोई शेख है, कोई पाटिल है, कोई सिंह है, किन्नर समाज के लोग हैं। उसी तरीके से हर जाति धर्म में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। लेकिन सलमा जी के जज्बे को भी सलाम करने का दिल करता है, चूंकि चुनौतियां इनके सामने कई हैं और हर चुनौतियों का इन्होंने बार बार सामना किया है। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इनकी हर लड़ाई में इन 24 न्यूज़ इनके साथ खड़ा होगा जब भी इन्हें इसकी आवश्यकता होगी। और सरकार और सरकारी महकमा, प्रशासन और शासन के बीच की जो कड़ी है वो हम बनने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये उपेक्षाओं के शिकार ना हो सके। इन्हें हीन नज़रों से जो देखा जाता है वो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम इनका आशीर्वाद मानते हैं। चूंकि कहा जाता है कि एक किन्नर जब आशीर्वाद देता है तो दिल से देता है और उसके बाद तो ऊपर वाला भी बीच में नहीं आता। इसीलिए ऐसे किन्नर वर्ग का विकास होना चाहिए और इनका विकास भी वक्त की जरूरत है। हमारे आज के इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।